यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी हो सकता है कि इस साल की कुछ जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं इस चैनल की, यानी हमारे संस्थान द्वारा जो प्रदान की गई वीडियोज़ हैं, उनमें अगर टॉप 5 में अगर कोई क्लास आएगी, कोई सेशन आएगा, तो वो ये सेशन पक्का आएगा टॉप 5 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। किसके बारे में? आंसर राइटिंग रोड मैप। नए स्टूडेंट्स को पुराने स्टूडेंट्स को दोनों ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा सुन लेना, फिर आप वीडियो को स्किप करना, स्किप कर देना, या वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग की बात करते करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे जीरो से स्टार्ट जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको, जिनकी आंसर राइटिंग जिन्होंने स्टार्ट कर दी है लेकिन अभी थोड़ा आंसर अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो आंसर लिख रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, आंसर्स उतने अच्छे लेवल के नहीं हो पा रहे जितने टॉपर्स के होते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स, यानी मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी लेवल पर हो, किसी भी स्टेप पर ही। स्टेप्स कैसे होते हैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको। कुछ स्टूडेंट्स होंगे इस सीढ़ी पर, आपको पहुंचना है यहाँ पर, कुछ होंगे यहाँ पर। ये वीडियो सभी के लिए काम आएगी। सर सभी के लिए कैसे काम आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि यूपीएससी अभ्यर्थी इतने सीरियस होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियस अभ्यर्थी की लिस्ट में ही आते हो। अब आपको पता है यूपीएससी में और यूपीएससी के प्रिपरेशन में खुद को बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। अगर आप किसी टॉपर से पूछोगे ना, अगर आप पर्सनली किसी को जानते हो या सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी से पूछोगे ना कि अगर आपको इस साल एग्जाम देने को मौका मिलता, भले उसकी रैंक फर्स्ट हो, तो भी वो ये बोलता कि हाँ मैं इन चीज़ों में सुधार कर सकता था। यानी सुधार की गुंजाइश हमेशा यूपीएससी प्रिपरेशन में रहती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जब तक आप खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, पर डे नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो वो आप पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो बेहतर की गुंजाइश होती है। तो आपको यहाँ से बेहतर कैसे बनना है, आपको रोड मैप बता देता हूँ पूरा। फिर आपको करना क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कौन से प्रोग्राम्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। सीधे स्टूडेंट्स होंगे तो लास्ट तक रहना, बिल्कुल बकवास नहीं होगी। 0.001% कुछ नहीं होगा ना कुछ। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ रोड मैप। ठीक है, फर्स्ट आंसर राइटिंग रोड मैप क्या है? हम यूपीएससी से स्टार्ट करेंगे, उसकी डिमांड से लेकर और लास्ट तक हम क्वालिटी आंसर्स तक कैसे पहुंचेंगे, इसका एक रोड मैप क्या होता है। एक बेसिक स्टूडेंट में एग्जांपल लेके चलता हूं जिसने आज ही इनिशियली स्टार्ट की है यूपीएससी की प्रिपरेशन। ठीक है, उसको आंसर राइटिंग किस तरीके से देखनी है और किस तरीके से वो आंसर्स उस टाइप की लिख पाएगा कि वो 7 मिनट तक आंसर तक पहुंच जाएगी। 7 मिनट में एक आंसर लिख रहा हूँ। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैं एक टॉपिक पढ़ूंगा, सब्जेक्ट पढ़ूंगा, क्लासेस को करूंगा और मैं 7 मिनट में एक आंसर लिख दूंगा, नहीं पॉसिबल है। अगर टीचर ऐसा करवा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट करवाते हैं कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री की जैसी क्लासेस हो रही हो, 7 मिनट में आंसर लिखने को देना है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे लिखना। और ये बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल बोल दो, देखो सही तरीका होता है, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो काफ़ी समय से हमको फॉलो करें, उनको पता है कि मैं हर चीज़ में इसमें ईमानदारी बरतता हूँ। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो पूरा ये रोड मैप मैं बताने वाला हूँ। ये रोड मैप है। देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आज भी बोलूँगा, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठना। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे या मैं बोलूँगा पूरी ही क्लास की इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना अपनी भाषा में, जैसे आप समझ सको। और जब भी आपको जरूरत महसूस हो कि आंसर राइटिंग मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नोट्स को यूज़ कर सकते हो एज अ मेंटर नोट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग को, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेंस, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा यूपीएससी की डिमांड वाया रिटर्न, यानी आंसर, जो हमको आंसर ही क्यों लिखना है, यूपीएससी ने इसको प्रीलिम्स की तरह। सर क्या ये जरूरी है आपका बताना? बिल्कुल, यहाँ से आप समझोगे है क्या मुख्य जो क्रक्स है, जो मुद्दा है, वो है क्या, इशू है, वो है क्या। प्रीलिम्स जैसे एमसीक्यूज बेस्ड होता है, मेंस रिटर्न क्यों होता है, हमको आंसर्स लिखने क्यों पड़ते हैं 150 शब्द में, 200 शब्द में, सॉरी 250 शब्द में, और आपका 300 शब्द में, क्योंकि केस स्टडी आप लिखते हो 300 350 शब्द में, जैसे आपको लिखना है। ठीक है, एमसीक्यूज क्यों नहीं पूछता मेंस में, रिटर्न क्यों लिखवाता है आपसे। यहाँ पे यूपीएससी की आपसे डिमांड क्या है, ये चीज। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों है, खुद से क्वेश्चन पूछो। आंसर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ये है क्या कारण है कि वो रिटर्न एग्जाम करवाता है आपका। सेकंड, एग्जैक्ट यही आंसर रहेगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। कारण और यूपीएससी की डिमांड क्या है, इसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब उसका आंसर क्या है? फर्स्ट है
यूपीएससी आपसे एग्जाम लेकर आपको क्या बनाना चाहता है, बताओ क्या बनाना चाहता है? तो आपके मन में आ गया होगा सर सिविल सर्वेंट बनाना चाहता है, सिविल सेवक, आईएएस आईपीएस आईआरएस और कई सारी सर्विसेज, 22 से 24 सर्विसेज में, ठीक है, ठीक है, बनवाना चाहता है। उसके बाद आप क्या करते हो, फील्ड पे काम करते हो, अच्छे तरीके से काम करते हो। आपके सामने समस्याएं आती हैं, बिल्कुल आती है सर। क्या आप उसका सॉल्यूशन करते हो? बिल्कुल करते हैं सर। कलेक्टर के पास उसी को करना है पूरे जिले की समस्याओं का। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। उसके होते हैं मुख्यतः 4 तरीके से काम होते हैं, जो मुख्यतः ओवरऑल आप, कई सारे मेंटर्स हैं, कई सारे लोग हैं, आपके माइंड में भी कई सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल मान के चलेंगे 4 चीजें। फर्स्ट है एक्शन, सेकंड है टाइम बाउंडेशन, तीसरा है क्वालिटी, फोर्थ है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्शन करना है, आपको काम करना है किस पर, किसी भी इश्यू पर, किसी भी समस्या, किसी भी चुनौती पर, तो आपको एक्शन करना है। सेकंड टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि अगर किसी जिले में कोई भी परेशानी है, यहाँ पे स्कूल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक टाइम बाउंडेशन के अंदर ही करना है, या कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके जिले में, तो टाइम बाउंडेशन होती है ना। ऊपर से सरकार बोलती है, एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूटिव जो होती है ना बॉडी होती है, वो बोलती है आपसे कि इतनी तारीख तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, मिड डे मील की प्रॉब्लम्स हैं, इस तारीख तक हम आपको लिमिट देते हैं, तो टाइम बाउंडेशन आपके पास है। तीसरा है क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलेक्टर, ऐसा नहीं कि सड़क बन रही है और आपने कलेक्टर से बोला कि सर इसको जल्दी बनवाइए, तो उसने वैसे ही बनवा के रख दी विदाउट क्वालिटी। होता है ये, लेकिन उसका काम होता है, उसका वर्क होता है कि वो क्वालिटी से काम करे, गुणवत्तापूर्ण काम करे, तेजी से करे और गुणवत्तापूर्ण, यानी एक समय सीमा के साथ गुणवत्तापूर्ण। फोर्थ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका ऑथेंटिक और एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाले। जैसे मान लो प्रॉब्लम निकल के आती है कि किसी एरिया में वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, पुरानी जो धारणा है उनके कारण। अब उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, वो उनको जाके समझा के थक गए हैं, लेकिन उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ये कलेक्टर को निकालना है, अपने माइंड से निकालना है, कैसे भी सोच के निकालना है, किसी मॉडल को फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ समझो। सर ये आपने क्या बताया, अब समझो। आंसर्स लिखते समय हम क्या करते हैं, हम एक एक्शन करते हैं। एक्शन यानी काम करते हैं। काम क्या करते हैं, उसने एक क्वेश्चन पूछा हमारे सामने, एक प्रश्न पूछा, उसका हम एक आंसर लिख रहे हैं, एक्शन ये हमारा। सेकंड, क्या टाइम बाउंडेशन हमारे ऊपर है, बिल्कुल है, 7 मिनट में एक आंसर आपको लिखना होता है, आपका 150 शब्दों वाला। ठीक है। तीसरा, क्या गुणवत्तापूर्ण, हाँ, आप जब आंसर लिखते हो तो ऐसा नहीं कि आंसर में आप कुछ भी लिख दोगे, उल्टा सीधा लिख रहे हो और पूरा पैराग्राफ, जैसे कि GS1 का क्वेश्चन था 150 मार्क्स का, आपने उसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। उसमें पूछा था 1857 का जो संग्राम हुआ था उसके कारण, और आपने लिख दिया उसमें कि जनजाति विद्रोह कैसे हो रहे थे ये वगैरह। तो आपको क्वालिटी का भी ध्यान देना है कि आंसर की क्वालिटी क्या है, आपकी राइटिंग अच्छी हो, कीवर्ड्स अच्छे लिखे हो, एग्जाम्पल्स लिखे हो, और कंटेंट एज इट इज जो पूछा है वही लिखा हो। तो क्वालिटी के साथ कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं आप कर सकते। फोर्थ है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो समस्या उठाई गई है, समस्या मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट। अगर उसने पूछा है कि जल संरक्षण में वर्तमान भारत की चुनौतियां और इसके समाधान या इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वही लिखना है। यानी आपके पास जो समस्या उससे पूछी है तो आपको समाधान देना है और इस आंसर में ही देना है। यानी सिंपल सी भाषा में समझो, आपको एक छोटे से आंसर में ध्यान देना है कि आप क्वालिटी क्या करो, आप जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो एग्जैक्ट। जो पूछा है, मैं आपका अगर आपसे नाम पूछूं तो किसी का नाम हो सकता है, जैसे आदित्य नाम है किसी का, तो उसको एग्जैक्ट आदित्य नाम बोलना है। ठीक है, और एक टाइम बाउंडेशन के अंदर बोलना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद वो मेरा आंसर देना है। तीसरा, गुणवत्तापूर्ण। अब नाम में तो नहीं है गुणवत्तापूर्ण, अगर मैं उससे बोलूँ कि अपने गाँव के बारे में बताओ, वो गाँव के बारे में बता रहा है कि गाँव के पास सर मेरे पड़ोसी ये है, गाँव के बारे में पूछा मैंने, यानी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी आंसर होना चाहिए। फोर्थ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मैं आपसे पूछूं आपके गांव में समस्याएं क्या हैं, सर नालियों की समस्या है, वहां पर पानी फीवर से बाहर आता रहता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, भराव की समस्या, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो समाधान एग्जैक्ट पता है कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम सड़क से जो नाले हैं उनके जो पॉइंट हैं, जो होल्स होते हैं वो ऊंचाई पे हैं। ठीक है, तो उल्टा पानी बाहर आता है ना कि अंदर जाता है, तो सड़क की ऊंचाई हमको बढ़ानी पड़ेगी, उसकी जो भराव है उसको हमको, जो साफ सफाई उसकी हमको करनी पड़ेगी, यानी टीवरेज की जो हमको टाइम टू टाइम सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपको एक आंसर में ये चीजें लिखनी होती हैं, और आपको अब मेरा आंसर मिल गया होगा और आपको खुद का आंसर मिल गया होगा कि क्यों मुख्य परीक्षा में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, क्यों वो MCQs बेस्ड नहीं होती। अब पता क्या करना, सिंपल सा एक चीज, जो स्टूडेंट ने ये क्लास नहीं देखी होगी, अपने फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछना, उसका देखना कि फिर वो क्या आंसर देता है।
और आप मेरे आंसर से जो मैंने आपको कारण बताया है और डिमांड बताई है एग्जैक्ट मैच करेगा कि हाँ सर रियलिटी यही है, काम वही है। इंटरव्यू क्यों लेते हैं? इंटरव्यू देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितनी जल्दी एक्शन में काम करते हो, काम वही है, तरीका अलग है। वहाँ पर बोल, यहाँ पर लिख कर रहे हो, वहाँ पर बोल कर रहे हो, ठीक है, चीजें यही हैं, एग्जैक्ट यही, ठीक है, और काम उसके बाद भी यही करना है। आईएएस बनने के बाद भी दोस्त से पूछना, दोस्त के आंसर देना है, क्या देता है, और अगर वो आंसर घुमा रहा है, क्योंकि देखो यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला जो अभ्यर्थी है, पता है वो चुप नहीं होता कभी, उसको गलत आंसर ही पता है, वो बता देता है कि हाँ, क्योंकि खुद को गलत साबित नहीं होने देना, दूसरे को साबित ये नहीं हो जाएगा कि मुझको आंसर नहीं पता है, वो उल्टा सीधा घुमाएगा, इधर उधर अच्छे शब्दों में का यूज करेगा। और ये वाला आंसर से सच बताऊं, जिसको नहीं पता ना, अच्छे से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, और 90% स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता, और जो मैंने आपको आज बताया, कुछ मत करना, उनको नहीं पता हो ना, सिंपल सा ये वीडियो उनको शेयर कर देना कि हाँ ये कारण है कि जो मुख्य परीक्षा होती है वो रिटर्न क्यों होती है, ठीक है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन करेक्ट ये है। अब आप बोलो सर इसका कारण ये भी है कि उनको पत्र लिखवाने होते हो, ये चीजें हैं, लेकिन करेक्ट सही है सर। आंसर राइटिंग पर हम मुद्दे पर थे, ये हम कहाँ गए, यही मुद्दा था। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका पूरा बैकग्राउंड बनाऊंगा और लास्ट तक ले जाऊंगा कि 7 मिनट में एक आंसर आप कैसे लिखते हो, क्वालिटी आंसर, ठीक है। अब समझो यूपीएससी की डिमांड क्या होती है, ये चारों चीजें हम समझ गए, ये आपकी डिमांड होती है। सिविल सर्वेंट भी क्या करता है, प्रॉब्लम एक्शन एंड सॉल्यूशन करता है, क्वालिटी जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वही रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन नहीं, रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, यही चीज। अब आंसर राइटिंग कहाँ काम आएगी, पता है मुख्य परीक्षा में 4 पेपर, देखो ये थोड़ा ओवरव्यू ले लूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होंगे। जीएस के 4 पेपर हैं, वहां पर आप आंसर राइटिंग यहाँ पे यूज होगी, जो आंसर राइटिंग में इसके बारे में बताने वाला हूँ। निबंध लेखन थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में अलग सी वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। मेरा निबंध का कोर्स भी चलता है, इस साल नहीं आया है, अगर आप बोलोगे तो मैं ले आऊंगा। उसकी वजह से 2025 के मेंस में 2 स्टूडेंट्स से एक के 23 मार्क्स और एक के 32 मार्क्स बढ़े हैं उन क्लासेस की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने मेंस दिए थे, 2 बार मेंस दे चुके थे। उसके बाद उन्होंने खुद बोला मैं मैसेज आपको दे सकता हूँ और उनका रोल नंबर बता दूंगा, सिंपल सा उनकी मार्कशीट बता दूंगा, ठीक है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है, मार्कशीट बता दूंगा। एक सिंगल स्टूडेंट्स के पास की मार्कशीट मेरे पास अभी है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। अब GS4 और इसमें ऑप्शनल सिंपल सी चीज है। GS4 की थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है, इसमें 20 मार्क्स आते हैं, इसमें 10 से 15 वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 मार्कर और 50 मार्कर आते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो कि GS4 में क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर वाले आते हैं और 20 नंबर वाले आते हैं, जबकि GS1 से लेकर GS6 तक 10 नंबर और 15 नंबर, जिसमें सब चीमा क्या होती है, इसमें होती है 150 होती है, इसमें होती है 250 होती है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बोलेगा सर मैं एथिक्स की प्रिपरेशन करूंगा, एथिक्स के पेपर की प्रिपरेशन, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा आप सब। हाँ, एथिक्स की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन की, अब मैं सीखने वाला हूँ सर, मैं दूसरा कोर्स ले रहा हूँ जहाँ पे मैं पॉलिटी की आंसर राइटिंग सीखूंगा। ये बात 90% स्टूडेंट्स को पता होगी, 10% जहाँ कंफ्यूज हैं उनको कोई मेंटर बेवकूफ ना बनाए, इसलिए बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग आप एक बार ही सीखते हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, आप उन पॉइंट्स को उठा के रख देते हो। जैसे आपको पता होगा, जैसे मिट्टी का एक सांचा होता है, कई सारे क्या होते हैं खिलौने बनाने वाले क्या करते हैं, उनको एक सांचा होता है, एक सांचा, उस सांचे में उन्होंने डाला, मिट्टी डाली, उससे मूर्ति बन जाती है। उसी तरीके से एक सांचा होता है आंसर राइटिंग सीखने का। आपने एक बार आंसर राइटिंग सीख ली, फ्रेमवर्क सीख लिया, किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, किस तरीके से अच्छे आंसर लिखे जाते हैं, एक किस तरीके से मॉडल आंसर लिखे जाते हैं, आप उस सांचे को तैयार कर लेते हो। फिर आपके पास कंटेंट पॉलिटी का हो, एथिक्स का हो, इकोनॉमी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, सोशल जस्टिस का हो, इंडियन सोसाइटी का हो, एनवायरमेंट का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, आप उसका आंसर लिख लोगे। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, 10 से 12% का डिफरेंस होता है सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा सा ये वेरी करता है। कैसे करता है, GS4 में आप कोटेशंस का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जबकि हिस्ट्री में करोगे नहीं कर सकते। एक हाथ क्वेश्चन में जब हो सकता है 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसमें आप कोटेशन का यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में ऐसे यूज़ नहीं करते, इकोनॉमी में भी यूज़ नहीं करते। इकोनॉमी में डेटा यूज़ करोगे किसके, नीति आयोग के, क्या नीति आयोग के डेटा आप आर्ट एंड कल्चर में यूज़ करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम वही रिपोर्ट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं सोशल जस्टिस का क्वेश्चन लिखता हूँ, स्वास्थ्य रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि आज की समस्या,
इंडियन सोसाइटी में वही क्वेश्चन पूछा है, किससे लिंक करके, शहरीकरण से लिंक करके, क्योंकि शहरीकरण हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरों में स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं ग्रामीण की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। अब वही डेटा आप GS2 में लिख सकते हो, वही डेटा आप GS1 के आंसर में लिख सकते हो इंडियन सोसाइटी के अंदर, और वही डेटा आप GS3 के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो यही चीज। ठीक है, अब आप बेसिक चीज समझ गए कि 10 से 12% का अंतर वेरी करता है, वो आप सीख जाओगे, क्योंकि आप जब इतनी चीज सीख जाओगे तो 10 से 12% चीजें सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कैसे सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत। अब सबसे बड़ा सवाल होता है यूपीएससी अभ्यर्थी का। अब में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर लिख भी लिए होंगे, कम लिखे होंगे, ज़्यादा लिखे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी इस टाइम पे एक ही लेवल पर हो। किसी का मुख्य परीक्षा का अभी क्वालिफाई नहीं हुई है, ठीक है, तो आप सभी एक ही लेवल पर हो, भले ही आपने आंसर ज़्यादा लिखे हो। और इस वीडियो के बाद आप सभी लगभग एक ही स्तर पर हो जाओगे। अभी आप ऊपर नीचे हो सकते हो, लेकिन आप एक ही स्तर पर हो जाओगे। कैसे? आंसर राइटिंग कब शुरू करना है? एग्जैक्ट रियलिस्टिक वे में बताऊं, आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पता कब? जब 1 से 2 सब्जेक्ट्स आपने फाउंडेशन के पढ़ लिए हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यूपीएससी में अलग से आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम वैसे ही कम होता है। अब यूपीएससी 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो टाइम बचा ही नहीं है। अब आंसर राइटिंग कब करोगे? और यहीं से आपको स्टार्ट करना, कैसे करना वो मैं बता ही रहा हूँ। अभी फाउंडेशन सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। सर आपने क्यों बोला फाउंडेशन कोर्स तैयार होना चाहिए? फाउंडेशन सब्जेक्ट आपको आंसर राइटिंग सिखा के मैं क्या करूंगा? आपको पता ही नहीं है कि 1857 संग्राम की जो कारण है वो क्या है। लिखोगे क्या आंसर में? मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट्स में लिख दो, फ्लो चार्ट लिख दो। फ्लो चार्ट ये बात वाली बातें होती है, जैसे बोलो ना, मैं स्टेप वाइज हमेशा बात करता हूँ। ये मैं यहाँ की बातें कैसे कर सकता हूँ जब आपको पता है कि यहाँ पे कैसे चढ़ना है। ठीक है, मैं इस सीढ़ी का इस यहाँ तक क्यों बताऊंगा आपको जब आपको यहाँ तक का ही नहीं पता। ठीक है, तो आपको फाउंडेशन तैयार होना चाहिए। यानी आपने 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट से पढ़े हैं, तब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, करना नहीं चाहिए, कर दिया है तो। लेकिन मिनिमम 1 सब्जेक्ट कंप्लीट आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद होना चाहिए कि अरे हिस्ट्री पढ़ ली याद हो गई, नहीं, मिनिमम पढ़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग बिना देख के लिख रहे हो, ये मैं समझाऊंगा। चीजें सीक्वेंस में चलती है चीजें। ठीक है, अब पूरा सिलेबस पहले जरूरी नहीं है, जो मैं आपको बता दिया बस। ठीक है, जस्ट कहाँ गया ये ऐप? हाँ, ये रहा। अब आंसर राइटिंग 1 सब्जेक्ट से, मैंने बोला 1 सब्जेक्ट की आप आंसर राइटिंग कर लोगे। मान लो आपने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी का आपने आंसर राइटिंग सीख ली, क्योंकि आपने इकोनॉमी पढ़ा नहीं था तो आपने उसके आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपने आंसर राइटिंग सीखी, कैसे सीखी? खुद से मेहनत करके, गिर के, उठ के, संभल के, इधर उधर वीडियोस देखे यूट्यूब पर, 5-6 महीने में सीख गए आंसर राइटिंग। जब इकोनॉमी पढ़ोगे तब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, आप खुद से आंसर लिख ही लोगे इकोनॉमी के। ठीक है, तो एज इट इज आप 1 सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप दूसरी पर उसको अप्लाई कर देते हो, जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अब आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसी होती है यहाँ पे देखते हैं। आंसर राइटिंग बेसिकली अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की होती है। जो फर्स्ट आंसर लिखेंगे, यानी फर्स्ट से लेके 10वें आंसर तक जब लिखते हैं, वो शुरुआत में जब लिखना स्टार्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं क्या लिखना है, किसी ने सिखाया नहीं है, या कोई सिखा भी रहा तो इनिशियल फेज में है। इनिशियल फेज में आप जा रहे हो स्ट्रक्चर पर, बेसिक फ्लो पर प्रैक्टिस, ये चीजें बाद वाली होती हैं। सर इससे पहले क्या होता है उस पर मैं आता हूँ। फिर होती है प्रैक्टिस, और फिर होता है एक मैच्योर आंसर। मैच्योर आंसर यानी उसमें क्वालिटी भी है। क्वालिटी पता क्या है? अगर वो आंसर एग्जामिनर चेक करेगा ना तो उसमें 10 में से 5 से 6 मार्क्स देगा, और कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और 7 मिनट में वो आंसर लिख दिया, यानी मैच्योर आंसर तक। तो ये फेज है, लेवल है यहाँ पे। इनिशियल फेज से आपको प्रैक्टिस तक पहुंचना, फिर मैच्योर आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अब इनिशियल फेज से पहले मैं बात करूंगा किसकी? मैच्योर कंटेंट। यहाँ पे एक चीज समझो, मैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं पहले बता दूं, इस चैनल पर मेंस की सीरीज चल रही है, उसमें आप जाके देखोगे, मैंने कई बार बात की है। रेडीमेड नोट्स, रेडीमेड नोट, पता नोट्स क्या होते हैं? आपको बेसिक आइडिया ये होगा कि आंसर राइटिंग में क्या होता है, फ्रेमवर्क में क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन पॉइंट जो पूछा गया, एक होता है कंक्लूजन। हम उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं। क्या नोट्स पहले प्रिपेयर होना चाहिए फिर आंसर राइटिंग करें, या पहले आंसर राइटिंग करें फिर नोट्स प्रिपेयर करें? दोनों ही मेरे जो आंसर हैं यहाँ पे होगा भी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये आंसर राइटिंग प्लस कंटेंट,
ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, ये चीज़ें दोनों साथ साथ में होती हैं। अब दोनों साथ साथ में कैसे होंगी? किसी को आंसर राइटिंग पता ही नहीं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में वो लिख रहा है मुख्य पार्ट, जो मुख्य बिंदु है, कारण से उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने लिख दिया जैसे कि भारतीय संविधान क्या होता है, संविधानवाद से आपसे क्वेश्चन पूछा गया संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता समझाइए या बताइए। आपने विशेषताओं से स्टार्ट कर दिया, तो आप नोट्स कैसे बनाओगे? यानी आपको आंसर राइटिंग की नॉलेज होगी तभी आप नोट्स बना पाओगे। और जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे ना, तब आप एक मैच्योर कंटेंट बना पाओगे, या मैच्योर आंसर लिख पाओगे। अब वापस आता हूं मैं अपनी इसी फेज पर। कैसे? अब आपको चलना कैसे, आपको क्या करना है? अभी रेडीमेड नोट्स के पीछे मत भागना जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं आती। आंसर राइटिंग पहले सीखो थोड़ा सा, इनिशियल फेज में आप समझ जाओगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने शब्दों में, इसको सीमित कैसे करना है, इसको असीमित कैसे करना है, पॉइंट्स में कैसे ले जाना है। जब तक आप इनिशियल फेज की आंसर राइटिंग कर लेते हो, मैच्योर आंसर से पहुंचने से पहले फिर आपको जरूरत पड़ती है एक स्पेसिफिक रेडीमेड नोट्स के कंटेंट की। रेडीमेड नोट्स का कंटेंट पता है क्या होता है? क्वेश्चन आया संविधान की विशेषताएं, आपके पास नोट्स में पहले से लिखी है संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन आया है क्या वर्तमान में, सिंपल सा, वर्तमान में क्या होगा? जैसे स्वास्थ्य समस्याओं में मोटापा और कुपोषण साथ साथ ग्रो हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है दोनों में साथ साथ। इसको टैकल करने के लिए क्या करना है आपको? ये क्या क्या समस्या, इसके कारण क्या है, कारण और इसके समाधान क्या है। तो इसका आंसर आपके पास पहले से नोट्स में लिखा होगा। सर ये कैसे हो सकता है कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें? प्रेडिक्ट हो सकता है किसके थ्रू हो सकता है? माइक्रो थीम बुक डाउनलोड कर लेना, मैंने अभी पब्लिश की है आप सभी के लिए, ठीक है, मैंने पब्लिश कर दी है उसको। मैं लास्ट स्लाइड पर आपको उसके बारे में बता दूंगा क्या करना है, ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन क्या आप अभी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो उसको? नहीं, जब तक आपको इनिशियल फेज के आंसर राइटिंग की नॉलेज नहीं होगी, आंसर राइटिंग आप सीखोगे नहीं पहले, तब तक आप रेडीमेड नोट्स के कंटेंट के पीछे मत भागना। यानी पहले आंसर लिखना तो सीखो, तभी तो आप क्वालिटी में उसको अच्छा बनाओगे। अब एक चीज और, आंसर शुरू से अच्छा लिखना ही नहीं है, पहले सिर्फ लिखना है। बुरा लिखो, बहुत ही बुरा लिखो, बहुत 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 बुरा आंसर लिखो। 150 शब्द में 300 शब्द का आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो पहले, किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब आंसर राइटिंग कितनी करनी है? अब ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया अभी आंसर राइटिंग कैसे करना, मैं सभी पहलुओं पर बात करूंगा, पर मैं आपको क्रच के रूप में जो चीजें छूट रही हैं मैं उनको बताऊंगा। कितनी आंसर राइटिंग आपको करनी है, मैं बात करूंगा यहाँ पे किस वाले, जो मैच्योर आंसर है। मैच्योर आंसर यानी क्वालिटी वाली जो आंसर है ना, बता कितनी होनी चाहिए आपकी? बेसिक प्रैक्टिस में करोगे, सीखोगे, उन आंसर्स को काउंट करना ही मत। अंधाधुंध लिखना उस टाइम पे तो कुछ भी काउंटिंग नहीं करनी है। काउंटिंग पता कब से करनी है? काउंटिंग करनी है आपको एक माइक्रो थीम से। अब माइक्रो थीम क्या होती है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है, उसको आप देख लेना। माइक्रो थीम क्या होती है, मैंने हर सब्जेक्ट वाइज माइक्रो थीम निकाली है जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो एक माइक्रो थीम से आपने मिनिमम 3 आंसर्स की आंसर राइटिंग की हो, यानी आपने 3 आंसर्स लिखे हो डिफरेंट टाइप्स के, कि आपका जो माइक्रो थीम का पूरा कंटेंट है वो 3 आंसर्स में आपका यूज हो गया हो। इससे पता क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, आप कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो उस कंटेंट को, ठीक है, उसको कैसे यूज कर रहे हो, कितना आपको इसका रिकॉल हो रहा है, कितना आपको याद आ रहा है, ये चीजें 3 आंसर्स में आपको पता लगती है एक माइक्रो थीम से। यानी लगभग 300 के आसपास क्या है आपकी, 300 350 के आसपास क्या है आपकी माइक्रो थीम के। यानी आपको 1000 आंसर्स मैच्योर लिखने ही होंगे। सर 1000 बहुत बोल रहे हो आप? बहुत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ। मिनिमम अगर मेंस की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो या दिसंबर से पहले अगर आप 2027 में एग्जाम दे रहे हो ना, यकीन मानो यूपीएससी मेंस वही क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जो 1000 जो आंसर्स होंगे, मैं क्या बोला, मैच्योर आंसर, अच्छे आंसर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि अंदाजन कुछ भी लिख दिया 1000। यानी क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी मैंने 1000 बता दी, लेकिन क्वालिटी से बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ पे टच नहीं करना क्वालिटी को, तो बिल्कुल अच्छा ही रहना चाहिए। 1000 आंसर और एक लिखेगा 100 से लेके 200 आंसर, मैं गारंटी ले सकता हूँ 1000 से कम वाले स्टूडेंट्स मेंस में बैठते ही उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती पहले कर चुके हैं। यानी आपको 1000 आंसर्स लिख, आप पता प्लेइंग फील्ड में कब आओगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ आप बराबरी तभी कर पाओगे जब आप 1000 आंसर लिख चुके होगे। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। ये आपको लग रहा हो ये मजाक वाली चीज लग रही होगी, जब आप अगली साल मुड़कर देखोगे ना, और
गलती से ये वीडियो यूट्यूब ने आपको रिकमेंड कर दी, दोबारा से रिकमेंड कर दी, और अगर आपने इसको देख लिया और ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये सुन लिया आपने, तो आप समझ जाओगे सर मैंने उस टाइम पे गलती कर दी, मैं बातों को हल्के में ले गया। और ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने खुद ने गलती की, मैंने स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग नहीं की, ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे। मैं बोलता था तभी सर, मेरे टीचर ने बोला, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था, मैं किसी वीडियो देख लेता था, मैं बोलता था क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, दोनों मैटर करता है। क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है, यानी 1000 आंसर आपको लिखना है क्वालिटी बेसिस पर, ठीक है। तो एक माइक्रो थीम से 3 आंसर्स आपको लिखना है, और बुक को डाउनलोड कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है। आपको अपना फीडबैक भी देना है कि बुक कैसी है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे। अब आंसर राइटिंग और नोट्स। अब आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग के लिए क्या आपको अलग से कोई नोट्स की जरूरत है? जो आपने बात की, हमने रेडीमेड नोट्स की जो आपने नाम लिया सर अभी, क्या वो जरूरत है, या हम अपने फाउंडेशन के नोट्स के से ही आंसर राइटिंग कर सकते हैं? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ये हमारी कार है जिसको मैं आंसर बोल रहा हूँ, इसमें पहले से ईंधन पता कितना है कि ये 50 किलोमीटर चल सकती है, यानी यहाँ तक आ सकती है। ये आपको आंसर में मार्क्स दिला सकती है 3 से 4 नंबर तक। तो आपको पहुंचना है 5 से 6 नंबर वाले सेक्शन में, ठीक है। और आपको पहुंचना है कि इस कंटेंट को मैं कम पेज में करूं, शॉर्ट नोट्स में करूं, जिससे एग्जाम के टाइम पर मुझे बड़े बड़े नोट्स ना पढ़ने पड़े। 50 किलोमीटर तो ये पहुंचा देगी आपको, यहाँ पे गाड़ी आके बंद हो जाएगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहां से आप पेट्रोल को यहाँ पे उसको फिल करवाओ। E20 मत करवाना, अच्छी वाले कंटेंट का करवाना, ठीक है। तो जो ईंधन है, जो मैं एक्स्ट्रा फ्यूल की बात कर रहा हूँ, आपको जो डलवाना है उसमें, वही काम करता है शॉर्ट नोट्स और रेडीमेड नोट्स। यानी अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप बीच में आकर रुक जाओगे। तो आपको अभी से तैयार नहीं करने शॉर्ट नोट्स, रेडीमेड नोट्स। जिनकी आंसर राइटिंग पहले से उनको समझ है कि कैसे करनी है आंसर राइटिंग, वो अब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा भी, ये मैं नोट्स बनाना सिखाऊंगा। मैंने कई बार आपको आइडिया दिया भी है कि कैसे करना है, मैं और भी सिखाऊंगा। बस कमेंट करते जाना आप, ठीक है। इतनी वैल्यू वाली चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट तो कर दिया करो ना, मिनिमम लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, कमेंट कर दिया करो बस, ठीक है। मुझे पता लगता है कि स्टूडेंट्स कितने लिंक कर पा रहे हैं मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों से। तो आप समझ होंगे शॉर्ट नोट्स, रेडीमेड नोट्स क्या है। हमारा फ्यूल है जो हमारे 50 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर तक हमको कहाँ आगे ले जाएगा, यानी हमको एक अच्छे मार्क्स दिलाएगा और मुख्य परीक्षा हमसे क्वालिफाई करवाएगा। तो आंसर राइटिंग के जो नोट्स हैं, रेडीमेड नोट्स, वो ये काम करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलो आगे, चलो आगे। आंसर राइटिंग कंटेंट क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। अब एक मैच्योर आंसर क्या होता है, एग्जाम रेडी राइटिंग क्या होती है पता कैसे? हमारा जब नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको रिकॉल करना आंसर होगा। हमारे पास पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर होंगे, इंट्रोडक्शन तैयार होगा, कंक्लूजन तैयार होगा। जैसे मैं आप बोलता हूँ कि एक माइक्रो थीम में 2 से 3 इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, 2 से 3 कंक्लूजन, और पॉइंट्स तो वेरी करते हैं, जैसे समस्याएं हैं, समाधान है, प्रभाव है, चुनौतियां हैं, आगे की राह है। ये एक क्या होता है, एक सांचा होता है कि इस तरीके से आप कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन की डिमांड जी है, ठीक। अब समझो आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले, आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले अब आप आ चुके हो कि हाँ सर अब आंसर तो लिखवाओ हमसे, लिखवाऊंगा। चलो आंसर लिखवाता हूँ आपसे, कैसे समझो। पहले आंसर लिखने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, जिसको हमको बराबर टाइम देना चाहिए आंसर लिखने के बराबर ही, अब इस टाइम पर। ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में आप फेल हो जाओगे, पहली बार हो जाओगे मेंस में। कैसे? क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी में। जिस रोड मैप की मैंने अभी तक बात की ना, अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ गए, आंसर राइटिंग कर रहे हो सकता है सुधार हो, इंप्रूवमेंट बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो मेहनत कभी खराब नहीं जाती किसी की। 50 से 60% पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं बढ़ पाओगे, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको क्यों। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसकी डिमांड क्या है, और आपने आंसर लिख दिया। बेसिक में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप एक वेटर हैं, यानी आप एक जगह कार्य करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, खाना सर्व करना, ये चीजें आपका काम है। कोई पर्सन आया, वो आके कुर्सी पर बैठ गया, आपने एक पिज्जा लेके वहां पे बैठ गए, सर आप इसको ले लीजिए। उस पर्सन का
पहला ही रिएक्शन क्या होगा, वो आपसे बोलेगा बिना पूछे आपने मुझे सर्व कैसे कर दिया, मुझे पता नहीं है पिज्जा, मैं बर्गर खाने आया हूँ, मेरी डिमांड थी बर्गर, आप पिज्जा कैसे दे सकते हो। अब ये बताओ उसका माइंड अच्छा होगा, वो खुश होगा, या थोड़ा सा एंग्री, या थोड़ा सा बोलेगा अचंभित हो जाएगा, या ये क्या यार, ठीक है। और गलती से आपने वो चीज उसके सामने प्रस्तुत कर दी, उसको पसंद थी ही नहीं और स्थिति खराब हो गई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका काम खत्म, मैनेजर आएगा आपको निकाल देगा अपने रेस्टोरेंट से, जाओ कहीं और काम करना, काम करने नहीं आता। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, सर मैं आपसे पूछूं इसने क्या गलती की। सभी स्टूडेंट्स बहुत आप सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप सभी को आंसर पता है। सर इसने गलती की, सबसे पहले आता पूछता हेलो सर, गुड मॉर्निंग बोलता, गुड इवनिंग बोलता, गुड आफ्टरनून बोलता, कुछ ही बोलता, आप क्या लेना चाहेंगे, उनसे क्या लेता, आप क्या लेना चाहेंगे, वो खाने में क्या चाहते हैं, फिर उसको तैयार, फिर जाता और होटल में अंदर जाके किचन से वो खाना लेके उनके लिए आता। ये है, उसने उनकी डिमांड सुनी फिर आंसर दिया। यूपीएससी में आंसर के साथ भी क्या होता है, हम आंसर जो हमको पता है वो लिख देते हैं, हम डिमांड को बिना समझे ही। जैसे मैंने बोला संविधानवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये उन स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने पॉलिटी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, याद रखना। नहीं पता है पॉलिटी पढ़ने के बाद भी तो सर्च करना आज दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मुझे पता था संविधान क्या होता है, मैंने संविधान की डेफिनेशन लिख दी और संविधान की विशेषता लिख के आ गया। क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये तो ऑब्वियसली यही बात है। और अगर मैं पहले डिमांड समझूं कि ये पूछा मुझसे संविधानवाद, तो मुझे याद आएगा कि हाँ संविधानवाद अलग होता है, मैंने पढ़ा हुआ है। फिर मैं संविधानवाद लिखता हूँ, फिर उसका आंसर लिखता हूँ मैं संविधानवाद का, ना कि संविधान का। फिर मेरा आंसर और मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऑब्वियसली सर होगा। अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में भी आ रहा है क्या? इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले बनी थी चीज़ों को लेकर। बहुत आसान भाषा में मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाया है, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी आंसर राइटिंग के लिए। रोड मैप मैं कंप्लीट बता के जाऊँगा करना क्या। इसीलिए सबसे पहले पता क्या करना है, आपको आंसर लिखना शुरुआत ही नहीं करनी है अभी से। सबसे पहले आपको डिमांड समझना है। डिमांड कैसे समझोगे? लास्ट के 4 से 5 साल तो नहीं बोलूँगा, पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो। आपने मान लो पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ लिया है फाउंडेशन में, पॉलिटी के PYQs देखो, 1 साल के देखो, 2 साल के देखो, जितनी आप देख सकते हो, जितनी आप में क्षमता है देखने की। समझो वो बोलना क्या चाह रहा है, एक एक वर्ड को पढ़ो। संविधानवाद क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, अभी संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, फिर उसमें अंडरलाइन कर करके एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। कोई मित्र है, कोई दोस्त है, उसके साथ बैठकर पढ़ो जो आपके साथ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, उससे पूछो तुमको क्या लग रहा है, ये क्या पूछ रहा है, वो अपने व्यूज बताएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि 2 स्टूडेंट्स कभी एक जैसा आंसर देंगे नहीं। 90% हो सकता है मैच हो जाए, 10% वो बोलेंगे कि इसमें ये भी लिख सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। यानी आप बोलोगे कि इसमें ये पॉइंट लिखना है, दूसरे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि ये भी लिखना है, और वो बोलेगा कि ये 10% ये लिखना है ऐसा, और वो आपको नहीं पता होगा। यानी 2 स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि हाँ यूपीएससी की डिमांड में जो मुझसे छूटा वो मेरे फ्रेंड ने बता दिया, और जो उससे छूटा वो आपने बता दिया, ठीक है। तो उसकी डिमांड समझनी है, यानी आपको PYQs अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़ने कैसे? जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो, यानी किताब के फॉर्म में पढ़नी है, आपको आंसर बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है, मैथ की PYQs पढ़ेंगे तो उनके सॉल्व आंसर लिख लो, आंसर नहीं पढ़ाना है। पहले क्वेश्चन तो समझो। आप बोलोगे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 50% ही समझ में आ रहा है ना, बहुत है, समझ में तो आए। अब देखो सिंपल है, संविधान नैतिकता क्या है, भले आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन आपको पता है कि नैतिकता कुछ बोल रहा है। नैतिकता तो हमें पहले सुनी है, संविधान हमको पता ही है, कुछ इस बारे में पूछ रहा है, हमको भले ही आंसर नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता हो कि ये पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। और लगभग आप जब 3 से 4 साल के क्वेश्चंस को देख लो, इसके बाद आपको आंसर लिखना अब शुरुआत करनी है। सर कैसे शुरुआत करेंगे? पहले आप चीजें समझ गए, अब आगे चलते हैं। फाइनल फ्लो जो मैंने आपको अभी बताया था चीजों को लेकर, ठीक है। यानी पहले डिमांड फिर आपको आंसर देना है, यानी पहले ऑर्डर लेना है फिर आपको ये चीजें करनी है। अब डिमांड कैसे लिखोगे? आपको लास्ट PYQs के एनालिसिस करना पड़ेगा, किसके? यूपीएससी के। अब एनालिसिस करना क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिंपल भाषा में समझो। एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कई सारी चीजों को समेटता है वो चीजें, मैं आप कई बार करवाता भी हूँ।
नए स्टूडेंट के लिए बोलूंगा, सिंपल से एक तक क्या काम करो, पढ़ो क्वेश्चंस को। जैसे कि आपने 10th और 12वीं 10वीं और 12वीं की लिखे होंगे ना कि 18 सत्याग्रह संग्राम के कारण क्या पूछ रहा है। हाँ सर, ये मुझे लग तो रहा है कि ये कारण पूछ रहा है, लग नहीं रहा, वो पूछ ही रहा है। जो उसने पूछा है सिर्फ वही सोचो, माइंड में सोचो कि क्या पूछ रहा है। आंसर नहीं देना, कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सोचो, बस थिंक करो। यहाँ पे छोटा सा पेज ले लो, वहां पे लिख लिख कर देखो कि हाँ 18 सत्तावन संग्राम के मैं कारण लिख दूंगा यहाँ पे। फिर कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें वो कोटेशन आपका कोड लिख के रख देता, उद्धरण लिख देता है। जैसे महात्मा गांधी का उद्धरण लिख दिया, फिर उससे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, लेकिन वहां अभी नहीं जाना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बिल्कुल ऊट पटांग सा लगे, उसको अभी स्किप कर देना। जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस लगे पढ़ने में कि हाँ समझ में आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना। सर फिर टफ क्वेश्चन लिखना कब सीखेंगे, उनकी डिमांड कब समझेंगे? पहले इजी समझो, जब इजी समझ में आने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप उस फेज में पहुंच जाओगे कि आप थोड़े थोड़े समझने योग्य हो जाओगे। ठीक है, अब आंसर कहां से स्टार्ट करना मैं बताता हूं। सिंपल सा, पता है क्या करना? टेस्ट सीरीज होती है, किसी की नहीं लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज, किसी की पेड लेना चाहते हो तो पेड मत लेना भी, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपको नहीं आती है। टेलीग्राम पर कई सारे चैनल्स, देखो मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा, कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की, यूपीएससी की कोचिंग की मेंस की टेस्ट सीरीज, उसके सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो। ये काम कब करना? जब आपने डिमांड समझ ली है, पॉलिटी के लास्ट 5 साल के पेपर्स को देख लिए अच्छे से, ठीक है। आप उसका क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ो। आपको लगभग अगर आपने पॉलिटी है तो कम से कम 30 से 40 आंसर्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपको खुद समझ में आने लगा कि इसने क्या पूछा था, इसने क्या आंसर दिया है, ठीक है। या 40 की जगह 20 क्वेश्चन पढ़ना, 21वें क्वेश्चन से पता क्या करोगे आप? उस आंसर को हाथ से छिपा लेना, या सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना, फिर एक पेज लेना, अभी भी नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे ये लिखना कि मैं क्या लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1857 के कारण लिख दूंगा 5 पॉइंट। 5 पॉइंट क्या क्या लिखूंगा? नहीं याद आ रहे हैं, अपना नोट्स ओपन करो, उसमें कारण लिखे होंगे, उस कारण को यहाँ लिखो। फिर क्या पूछा है, आगे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या देखने को मिला हमको राष्ट्रीय आंदोलन में, फिर उसके पॉइंट्स क्या हैं, अपना नोट्स ओपन करो। फिर नोट्स में नहीं मिल रहा, गूगल पे सर्च करो, लेकिन आपको देख देख कर आंसर लिखना है। फिर आपने उस आंसर को लिख दिया, आप उस आंसर को यूपीएससी की जो कोचिंग होगी, जो टेस्ट सीरीज होगी, उसके मॉडल आंसर से क्या करोगे, मैच करोगे। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है आंसर राइटिंग को, आपको ऐसे करना है। अब इसको वैल्यू एडिट कैसे करना है, ये चीजें बात की हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करो। अब वैल्यू एडिशन पता कैसे करोगे? सिंपल सा, डेटा फैक्ट फिगर्स वगैरह डाल के उसमें फ्लो चार्ट वगैरह यूज करके आपको ये चीजें करनी है। अब ये चीजें मैं अलग प्रोग्राम में सिखाऊंगा, ठीक है, ये मेरा काम है। अब आपको और क्या बताना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना आंसर राइटिंग, कैसे कैसे करनी है। और जिनके आंसर्स लिख गए, जो आंसर्स लिख रहे थे अभी, उनके लिए मैंने तरीका बताया। मैंने क्या बोला था? स्टेप्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी हो तो आपको बेहतर कैसे बना सकते हो? तो बेहतर जो टेस्ट सीरीज वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, इस टेस्ट सीरीज फॉर्मूला को आपको यूज करना है। अभी आप पीवाईक्यूज पर मत जाना, पीवाईक्यूज आपको लिखने 100% लिखने, एक क्वेश्चन को 2-3 बार लिखना है। लेकिन अभी आप टेस्ट सीरीज से स्टार्ट पता क्यों करोगे? टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कंपेयर टू यूपीएससी थोड़े से इजी होते हैं, जो कि उनके स्टार्टिंग फेज के जो टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि 31 बार टेस्ट करा लिया, उनके क्वेश्चन भी टफ हो जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट में कोचिंग वाले भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखते हैं, जिससे क्या हो, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए आगे के टेस्ट देने के लिए। ठीक है भाई, अब करना क्या है और क्या बताने वाले हो, सिंपल सा मैं बताता हूँ, आप सही को पता होगा। देखो और चीज़ें भी बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं थोड़ी सी चीज़ें। मैंने माइक्रो थीम बुक बताई है, माइक्रो थीम बुक की चर्चा मैंने की भी हुई है, मैंने उसको लॉन्च कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पर जाना, टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वो आपकी बुक बहुत हेल्प करेगी। लास्ट क्लास आप उसको देख लेना, ठीक है। सेकेंड, मैं क्या करने वाला हूँ आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग में 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब आप ये जो काम करोगे, ये मैंने आपको खुद से करने को बोला है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये तो खुद से करना है। ये खुद से करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को आप गलत भी समझ लोगे डिमांड, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई मेंटर भी नहीं है आपके पास, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सही समझोगे, इसमें देरी लगेगी आपको, यानी 100% आपको खुद मेहनत करनी है और टाइम 100% ज़्यादा ही लगेगा, यानी 2 से 3 महीने में आप रूट पर आ पाओगे अपने पे, ठीक है। आप गाड़ी जो पटरी पर आ पाएगी।
इसके लिए आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। आपको जो दो कोर्सेज होते हैं, एक होता है पेड, एक होता है फ्री। पेड या फ्री की बात करूं, फ्री आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यूट्यूब के आप आंसर राइटिंग के कोर्सेज को आप उनको फॉलो कर लो। बेसिक आइडिया लेने के लिए कि हाँ आंसर राइटिंग में क्या क्या होता है, उसके लिए आप आइडिया ले सकते हो यूट्यूब से। लेकिन रियल में आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, सीखना है, क्योंकि देखो पैसे बचाकर फेल होने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे खर्च के हम क्या कर लें, अपना जो टास्क, हमारा जो गोल है उसको अचीव कर लें। मैं ये नहीं बोल रहा हमारे पेड कोर्स लो, मत लो, बिल्कुल मत लो, नहीं लेना मत लो, वो आपकी इच्छा है। पेड कोर्सेज कौन से वाले लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे जो मेंटर है पहले के प्रोग्राम के, वो आपको क्या दिखाए कि हाँ इस तरीके से हमने काम किया था और हम अगली बार क्या सुधार करने वाले हैं, वो मेंटर खुद चेक करे। ठीक है, चेक करे, वो कौन करे, खुद करे, मेंटर करे। ऐसा ना कि ऐसा हो उसके पास टीम बैठी हो, टीम आपके आंसर्स को चेक करे, नहीं, वो मेंटर खुद चेक करे। मेंटर लाइव सेशन में आपसे आंसर राइटिंग भी करवाए, आपको समझाए भी चीज़ों को कि आंसर में आपकी क्या गलती होती है, यानी लाइव सेशंस लिए आपके आंसर राइटिंग के लिए, प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराए। मैं समझा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। इसी के साथ आप 24/7 आपके पास डाउट सेशन या डाउट की सेवा हो कहती कि आपने अभी मैसेज कर दिया, अब हो सकता है कि मेंटर बिजी है, क्या है, कभी हो सकता है आपने रात में मैसेज कर दिया, रात के 1 बजे भी, सुबह आपको आंसर मिल जाता है 10 बजे तक। ठीक है, ये आपके पास सुविधा हो, किसके पास, ऐसा नहीं कि उसकी टीम से आपके क्या हो रही है, बात हो रही है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और आपका डाउट जो क्लियर कर रहा है वो कौन है, उनकी टीम कर रही हो। जो मेंटर है वो खुद आपके डाउट सॉल्व करे, आपके जो डाउट हो, और 24/7 आपके पास सुविधा हो कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, वो आपको एक वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट प्रोवाइड करे, फिर आपके आंसर लिखवाए, और आपके आंसर्स पहले 0 से स्टार्ट करें, ना कि ऐसे कि यूपीएससी का क्वेश्चन दे फिर बोलेगी चलो आप लिखना स्टार्ट करो। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आता है वो तो लिख लेंगे, तब वो भी कम ही लिख पाएंगे, लेकिन जो 0 से स्टार्ट है वो उस आंसर राइटिंग के लूप में फंस जाएंगे। कोर्स में वो 2 से 3 क्लासेस लेंगे, वो छोड़ देंगे उस कोर्स को, पैसे बर्बाद। जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलें, उस पेड आपको क्या लेना है, आंसर राइटिंग कोर्स को लेना है। अब देखो, जहां मैं बोलता हूँ जैसे फाउंडेशन के लिए आपको क्या हो जाता है, मिल जाती है आपको क्लासेस जुगाड़ से आपके लिए मिल जाती है, वहां पर मैं बोलूँगा हाँ ये चीज़ें। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वो भी मिल जाती हैं। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लासेस के थ्रू ही रह जाओ, आपको बताने वाला हो, आपको मेंटरशिप देने वाला कोई पर्सन हो, तभी ये चीज़ें सुधरती हैं। अब पेड कोर्स के कंपोनेंट है, हम खुद से क्यों नहीं कर सकते। पेड कोर्स में मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी आपको पसंद आए उसको ले लेना। क्या होता है, 50% काम मेंटर करके देता है, सभी करके नहीं देते। जो जिन्होंने सिर्फ कोर्स बना के बेच रहे हैं, मतलब जो सिर्फ कमाई के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन 50% वो काम करके खुद दे देते हैं, 50% आपको मेहनत करनी होती है। लेकिन जो आप मेहनत खुद कर रहे होते हो, जो मेहनत कर रहे होते हो आप, वो भी कैसे कर रहे होते हो, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। और वो दिशा कौन बताता है, वो बताता है खुद मेंटर। यानी आपको ये काम ऐसे करना है, तो आप उन्हीं को फॉलो करते हो, इस तरीके से आप चलोगे साथ साथ में। इधर उधर हो जाओगे तो मेंटर बता भी देगा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। जब आप खुद से करते हो तो आप, जब ये रूट आपको फॉलो करना है, कभी आप यहाँ पे टकराते हो, फिर समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर यहाँ लौटते हो, फिर यहाँ समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, एग्जैक्टली आपको डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और आपकी जो मेहनत है, मेहनत आप बराबर करोगे, 2x की स्पीड से कर लोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्शन और मेंटरशिप। सभी को पता है ये चीज़ें, मेंटरशिप और खुद से सेल्फ स्टडी में बहुत डिफरेंस होता है। एक सीरियस स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसे बचा के अभी पैसे बचा लूँ, कुछ महंगा, देखो मैं ये बोला कि आप 25,000 के कोर्स ले लो, 50,000 के कोर्स ले लो, नहीं, लेकिन मिनिमम एक अच्छा कोर्स आपको लेना पड़ेगा आंसर राइटिंग के लिए। मैं कभी भी ज़्यादा किसी कोर्सेज को प्रमोट नहीं करता, मैं मैक्सिमम चीज़ें बोलता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट करो, लेकिन इस चीज़ का बोलूँगा क्योंकि देखो आंसर राइटिंग का कोई भी तोड़ नहीं है कि आप क्लासेस देख लोगे आपकी आंसर राइटिंग सुधर जाएगी, नहीं। आंसर राइटिंग तभी सुधरेगी जब आपके आंसर चेक हो जाएंगे, भले कम आंसर चेक हो, लेकिन आपको अंदर से लग जाएगा कि हाँ मैं क्या गलती करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और वो आपको बताएगा मेंटर कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब एक चीज़, ये चीज़ें आप कर लोगे क्या, आज आप पैसा बचा लो और आप 1 साल बाद में, आपसे गारंटी लेता हूँ 2027 अगस्त
महीने। हो सकता है आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, रियलिटी है ये, ठीक है। प्रीलिम्स सभी पास नहीं करते हैं, सभी फेल भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे बोला हूँ हो सकता है आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आप उस टाइम पे, मैं गारंटी देता हूँ, आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप पछतावा आपको ज़्यादा होगा, उस पैसे से भी ज़्यादा बड़ा पछतावा होगा का थोड़े से पैसे के लिए, क्योंकि वो पैसे मैं और जगह खर्च कर देता था या कर देती थी, ठीक है। मैंने अपनी जो मेरी चीज़ें थी, जो मुझे मेरा गोल था, जो मेरा लक्ष्य था, मैंने उसके लिए खर्च नहीं किया। क्योंकि देखो, आप एम लक्ष्मीकांत बुक लिए बिना आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये है सही चीज़ है? नहीं है, बिल्कुल सा लेनी तो पड़ेगी। अब थोड़ी सी महंगी हो, क्योंकि 700-800 की तो बुक ही हो गई है अब वो, लेकिन मजबूरी हमको लेनी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर हमको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, प्रीलिम्स को निकालना है, मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो लक्ष्मीकांत को लेना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। उस तरीके से आंसर राइटिंग कोर्स भी ये है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं आंसर राइटिंग के बारे में क्या करने वाला हूँ, बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट बता देता हूँ बस। आंसर राइटिंग कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं क्या करूँगा, 7 से 8 क्लासेस होंगी। अब इसके लिए बताऊँ, मैं क्लासेस में क्या बताऊँगा, मेरा खुद का जो मैंने PDF बनाई है MS वर्ड में, मैं क्योंकि मैंने लिख रहा था चीज़ों को, 2 महीने हो गए लगभग आंसर राइटिंग के लिए इस सेक्शन को। लास्ट ईयर मैंने प्रोग्राम बनाया था, वो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन, 3 से 4 दिन की प्रिपरेशन में उसको स्टार्ट कर दिया था। इस साल मैंने सोचा कि प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जाएं कि हाँ, स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ, हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। 163 पेजेस की मेरी खुद की PDF है कि आपको पढ़ाना क्या है। इतने कि आंसर, क्वेश्चन और आंसर फिर तो हो ही जाएंगे, नहीं, पढ़ाना क्या है यही आपका है। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लेके हैं कि देखो, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन का क्या दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। 7 से 8 आपकी क्लासेस होंगी, 2 से 3 आपके लाइव सेशंस होंगे, 1 से 2 टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस होगा, 20 माइक्रो थीम्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तब आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। मैं आपको खुद बोल दूंगा, कल आपको इस माइक्रो थीम से आंसर लिखना है और इस माइक्रो थीम को अच्छे से पहले पढ़ लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको लिखना है। टाइम लिमिट को कैसे कम करना है वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। लाइव सेशंस में आंसर राइटिंग करवाऊंगा। गलती आप करोगे, मैं आपकी गलती में सुधार करने की कोशिश करूंगा। आपके 15 आंसर्स चेक होंगे। सर 15 आंसर्स तो बहुत कम है, ये मैच्योर आंसर की बात कर रहा हूं मैं, मैच्योर आंसर की, ठीक है। बाकी आप आंसर लिखोगे वो बेसिक आपका देख लिया करूंगा, लेकिन अच्छी तरीके से जो चेक होती है ना, कॉपी पूरा लिख के कहाँ गलती क्या है। आप 15 आंसर के बाद 16वें आंसर को आपको किसी से चेक करवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप 16वें आंसर के बाद खुद चेक करके बता दोगे कि सर मेरे आंसर में ये कमी है, आप खुद मुझको बता दोगे। वो 15 आंसर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी चेकिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। ये 20 माइक्रो थीम्स टॉपिक्स की मैं आपको PDF दूंगा, जिससे क्या होगा, आंसर राइटिंग ईजिली हो जाएगी। ये प्रॉब्लम मैंने देखी थी लास्ट ईयर, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास क्या नहीं था, कंटेंट ही नहीं था। मैं उनको क्वेश्चन देता था, उनको पता था ये सर मैंने टॉपिक पढ़े नहीं हम। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो सर मैं एथिक्स की आंसर राइटिंग कैसे करूंगा, जैसे आपने बोला भी था 10 से 12% थोड़ा सा डिफरेंट होता है आंसर लिखने का तरीका, तो एथिक्स का मैं नोट्स बना के दूंगा, पूरी एथिक्स का नहीं, सिर्फ माइक्रो थीम्स का। जो 20 माइक्रो थीम्स में तभी सब्जेक्ट्स की 1-2 माइक्रो थीम्स को ऐड करूंगा, जिससे सभी सब्जेक्ट्स यानी GS1 से लेकर GS4 तक की सभी सब्जेक्ट्स की आपकी आंसर राइटिंग उन 15 आंसर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी 15 आंसर्स हैं तो 15 आपको माइक्रो थीम्स के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 से 3 लाइव सेशन होंगे, 24/7 आपको सुविधा दूंगा किसकी, आप कभी मैसेज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि रात के 1 बजे मैसेज कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपका आंसर दे दूंगा हल्के, नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका आंसर जरूर दूंगा और मैं खुद करूंगा। क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी, जो कंटेंट क्लियर किया जा रहा है माइक्रो थीम्स के नोट्स वो मैं प्रिपेयर करूंगा, आपके क्वेश्चन को देने का तरीका है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल मैं फिक्स करूंगा, क्वेश्चंस मैं दूंगा, आपके आंसर्स हैं वो मैं चेक करूंगा, आपको आंसर्स मैं दूंगा, फीडबैक मैं दूंगा आपको, और फीडबैक के देने के बाद आपके जो डाउट्स होंगे उनको मैं लूंगा। सेशंस मैं खुद लाइव बैठ के आपके साथ आंसर राइटिंग करूंगा, बताऊंगा कि गलती कहाँ है। लाइव सेशन में हम सीखेंगे आंसर राइटिंग, 6 से 7 क्लासेस में आप समझ जाओगे आंसर राइटिंग क्या होती है। आज मैंने जो आपको रोड मैप बताया, ये समझ लो, ये उसका 20% भी नहीं है जो कोर्स में होगा, आपकी सिर्फ 20%। अब सर हम कैसे माना कि आप एक अच्छी आंसर राइटिंग कराओगे, मैं आपको क्या करता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पर जाना, उस मैसेज की लिंक में डले हुए हैं हमारे क्या
डिस्क्रिप्शन सॉरी जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाओगे आप, अभी इस कमेंट सेक्शन में नहीं, जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसमें जाओगे, टेलीग्राम की एक लिंक डाली हुई है, उसको क्लिक करना। उस मैसेज के कमेंट में जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे क्या डला हुआ है, फीडबैक डली हुई है। फीडबैक में कुछ चीज़ें ऐसी भी डली हुई हैं जो हमको क्या करना है, सुधार करना है। स्टूडेंट्स ने बोला था, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स से बोला था कि आप उन चीज़ों को भी बताओ कि हमको कहाँ सुधार करना है, तो उन्होंने बताया भी था उन फीडबैक में, और उन्होंने बताया कि आंसर राइटिंग किस तरीके से रहा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, अगर वो दोबारा करेंगे ना तो वो खुद बोलेंगे कि जो पहले वाला प्रोग्राम था वो 30 to 40% ही आउटपुट दिया था मैंने उनको, क्योंकि उनको मैंने नोट्स वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किए थे। और ये वाला जो प्रोग्राम होने वाला है वो 100% होने वाला है। सर अगले साल करोगे फिर यही बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि अगले साल मैं खुद नई चीज़ें सीखूंगा, फिर मैं नई चीज़ें और बताऊंगा। लेकिन इससे अच्छा कोर्स हिंदी मीडियम में इस टाइम पे यूपीएससी में नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा वो चीज़ें मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा। इसकी फ़ीस क्या होगी, फीस मैं इतनी रखूँगा कि एक गरीब से गरीब स्टूडेंट्स, जो आर्थिक गरीब है, आर्थिक गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स आर्थिक गरीब हो वो उसको ईजिली अफोर्ड कर सकता है। और इतनी बहुत मेहनत, क्योंकि 2 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है उस कोर्स को बनाने में। उस कोर्स की वीडियो आपके पास जाएंगी, आप रिकॉर्डेड बैच में उसको देख सकते हो, लाइव सेशन में आपको जोड़ना होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ उन क्लासेस के बाद लास्ट दिन, उस आंसर राइटिंग के लास्ट दिन के बाद, आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना आंसर राइटिंग में आपको ABCD भी नहीं आती, आप टॉपर जैसे आंसर लिखना सीख जाओगे। या नहीं लिख पाओगे तो एक ही कारण से लिख पाओगे, आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपको पॉलिटी आपने अगर पढ़ा है अच्छे से, तो पॉलिटी में आप आंसर उस तरीके से लिख सकते हो जो टॉपर्स लिखते हैं। बाकी निखार आता है कि आप 70% तक पहुंच जाओगे, बाकी 30% का जो निखार आता है वो आता है प्रैक्टिस से। फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है, 1000 आंसर जो मैं लिखूंगा उनको चेक कौन करेगा, कैसे करेगा, वो मैं तब उसी में सिखाऊंगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन या आत्म मूल्यांकन कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये मैंने कंटेंट जो बताया ना अभी, ये भी सिर्फ उस जो कोर्स है उसका भी सिर्फ कितना 30% पार्ट है, 17% पार्ट और भी है उसमें। मैं डेप्थ में जाऊंगा, मैं इंट्रोडक्शन की डेप्थ में जाऊंगा। इंट्रोडक्शन भी प्रकार पता है कितने प्रकार का होता है, 5 से 7 प्रकार का। उसको हम बिगिनर से एवरेज, फिर प्रो, फिर मैक्स प्रो तक ले जाएंगे, जो कि टॉपर के लेवल का होता है। और मैं पता है ये बात थोड़ी सी आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, मैं ऐसे आंसर ही बता सकता हूँ, आप मतलब ऐसे आंसर लिखना सिखा सकता हूँ कि टॉपर के जो आंसर्स हैं किसी भी टीचर से चेक करा लोगे, टॉपर से आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो तैयारी हमारी अच्छी रहेगी, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। अगर आपको मेंस देने का मौका मिला तो आंसर राइटिंग की तरफ से आप कभी फेल हो ही नहीं सकते इस कोर्स के बाद, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस फीडबैक को दे सकते हो, फीडबैक बहुत अच्छा आया था लास्ट ईयर। मैंने बोला 30 से 40% आउटपुट दिया था, इस साल मैं 100% आउटपुट दूंगा आपको, नोट्स प्रोवाइड करूंगा पहले ही, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिगिनर हो, 1 महीना हुआ है, आपने फाउंडेशन कोर्स का सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं, या नहीं भी पढ़े हैं, आधा ही पढ़ा है, तभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसी कंटेंट को आपको यूज़ करना है, पढ़ना है, रटना है, याद करना है, उसी से आंसर लिखना है, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो आप बिगिनर हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, पर डे का आंसर लिख रहे हो, तब भी ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। जहाँ आपके मार्क्स 5 आ रहे थे ना, 6 दिलाने की गारंटी मेरी है, ये मैं बता रहा हूँ। अब मैं हर कोर्स के लिए फीस नहीं रखता हूँ, आप सभी को पता होगा। मैक्सिमम चीज़ें मैं फ्री करने की कोशिश करता हूँ। मैंने माइक्रो थिंग्स वाली बुक है उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैंने इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया पूरा। मेंस के लिए सीरीज चल रही है वो भी फ्री चल रही है। कुछ चीज़ें और लाऊंगा वो भी फ्री चलेंगी, लेकिन निबंध का प्रोग्राम, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, ये 2 चीज़ें आपकी पेड रहती हैं। तो देखो, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सबने इकोनॉमी पढ़ी है तो ये तो पता होगा। किसी भी वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने जो आपको बताया, देखो अब जरूरी नहीं कि आप हमारा क्या लो, आप आंसर राइटिंग कोर्स नहीं ले सकते, खुद से करो। पैसे नहीं हैं या पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो मैं आप बोलूँगा कि आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। पैसे है ही नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, खुद से कोर्स कीजिए, देर में पहुँचोगे, लेकिन देखो मेहनत खराब नहीं जाती है, 2 से 3 महीने में सीख जाओगे। सर ये ड्यूरेशन क्या रहेगी कोर्स की? लगभग 20 दिन का कोर्स रहेगा, 20 to 25 डेज, बस इससे ज़्यादा का नहीं। कितने स्टूडेंट्स होंगे? मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा
मैं भीड़ कर लूँगा, पर मैं आंसर अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाऊँगा क्वालिटी लेवल पर जाके, ठीक है। कोर्स को लेना ना लेना आपकी मर्जी है, बिल्कुल कोई भी दबाव नहीं, ना मैं दबाव कर सकता आप पर, मैं ना दबाव बनाऊंगा आप पर, वो आपकी इच्छा है। आपको कहीं और किसी का आंसर राइटिंग इस कोर्स से अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सर इसकी फीस क्या रहेगी? फीस आपको जल्दी मैं बता दूंगा, लेकिन इस टाइम पर बेस्ट आंसर राइटिंग कोर्स हिंदी मीडियम में इससे बेस्ट हो नहीं सकता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, किसी भी मेंटर का नाम ले लो, भले उसने 7-8 मेंस इंटरव्यू दिए हों, उनसे भी बेस्ट मेंटर से प्रोग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको ये चीज़ें अभी भी पता होगा कि हमारी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है। 20-20 हज़ार के कोर्स स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली बोला मैसेज करके कि सर मैं वहाँ फंस गया था, ठीक है। अब मैं बाकी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिंपल सा आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब मैं इसको कब पब्लिश करूँगा इस कोर्स को, वो आपको मैं जल्द ही बता दूंगा वीडियोज़ के माध्यम से।